गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे बड़ी मस्ती के साथ में पढ़ रहे होंगे। जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम है वो ज्योग्राफी का वायुमंडल जो है उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 6 से लगा करके और क्लास 10th तक के बच्चों के लिए अपने ज्योग्राफी का एक पार्ट है। जब कभी भी आप वायुमंडल को पढ़ेंगे तो वायुमंडल के स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हमारे आसपास जितनी भी जो वायु अपने को दिखाई और जो ये अनुभव हो रही है, फील हो रही है, इन सब के बारे में, इनमें कौन कौन सी गैसेज हैं, इन सब के बारे में, इनका किस तरीके से इनका संगठन जो है वो बना रहता है, ये सारी जो बात है वो अपन बात इसी वायुमंडल के टॉपिक में करने वाले हैं। तो अपन बिना देरी किए सीधे अपन टॉपिक की बात करेंगे। अपने टॉपिक का नाम है आज वायुमंडल। हमारी ये जो पृथ्वी है, जो कि एक सौर मंडल, एक सौर परिवार की, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि 8 जो ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के अंदर से पृथ्वी भी एक अनोखा ग्रह है। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारे पास जिन रिसोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, उन सभी जानकारियों के अनुसार जो पृथ्वी है वो सौर परिवार के अंदर पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पृथ्वी के अलावा जो अपना मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह पर जो जीवन का संभव हो पाना, ये एक भविष्य के गर्व की बात है कि किस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर मंगल ग्रह पर जो है वो जीवन संभव हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने इस सौर मंडल के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर जो 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ आज भी जीवन संभव है, और एक विचित्र ग्रह है जहाँ हर चीज, हर जो अपना सिस्टम है वो बाकी ग्रहों से अलग रखता है। इसका कारण ये है कि आप बता सकते हैं, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, यानी एक जीवन का संभव हो पाना, ये जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना, और साथ ही साथ में जीवनदायिनी गैस यानी कि ऑक्सीजन का उपस्थित होना भी, इन सभी से युक्त हमारा वायुमंडल जो है वो है। यानी एक जीवन जीने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ये सारी चीज़ें जो होती है वो बड़ी कंपलसरी है। जीवनदायिनी गैसेज हो गई, उचित मात्रा से जो सोलर के द्वारा हमें जो ताप मिलता है वो जरूरी हो गया, उसके लिए जल की उपलब्धता जरूरी हो गई। और अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह एक वीरान सी होती। यानी जिस तरीके से हमें पता है कि इस चंद्रमा के ऊपर जो है वो बिल्कुल वायुमंडल नहीं है। और आप इस बारे में भी जानते होंगे कि जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ हम अपनी जो बात है वो अपने पास में खड़े अपने साथी से जब बात कहेंगे तो उस बात को अपन आसानी से सुन नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब मेरी बात यदि मैं किसी सामने वाले पर्सन से जब कर रहा होता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि उसके लिए आपका वायुमंडल का होना जरूरी है। जब तक वायुमंडल नहीं होगा तो अपन न तो अपनी बात कह सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मली अपनी अर्थ पे होती है वो बाकी वाले जो प्लेनेट पे संभव नहीं है। अब आप क्या सोचेंगे कि वायुमंडल है क्या आखिर के अंदर, तो इसके बारे में जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न जो गैसों का एक मिश्रण है। ये ध्यान दें कि अपना जो ये वायुमंडल है, वो वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों का, आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है। यानी कि इसके अंदर अलग अलग जो गैसेज है आपकी, उन गैसेज का जो प्रतिशत मात्रा है वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगी। यानी ये सारी जो गैसेज हैं वो इस वायुमंडल के अंदर रहती है। इसमें आपके धूल के कण भी रहते हैं, इसमें आपकी जल वाष्प भी है। ये सारी चीज़ें जो आपस में बन के पूरा वायुमंडल बनता है। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का एक मिश्रण का एक आवरण बना हुआ है। आवरण यानी कि अपने पृथ्वी के चारों ओर का एक घेरा, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल, जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक आपस में फैला हुआ है। यानी कि पृथ्वी की जो सरफेस होगी, उस सरफेस से एक खास जो मोटाई है, उस मोटाई तक पूरा वायुमंडल जो आपका बना रहेगा। और उस वायुमंडल के अंदर जो गैसों का घनत्व जो भी होगा वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगा। ये सारी बात भी अपन लोग आगे करने वाले हैं। अब बात यह है कि वायुमंडल जो अपना है वो पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है। ये जो पृथ्वी है, अपनी अर्थ जो है, ये अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर बिल्कुल मुक्त रूप से घूम रही होती है, गति कर रही होती है। और एक मुक्त रूप से गति कर रहा कोई बॉल जो है, उस बॉल के ऊपर का जो आपका वायुमंडल है वो किस तरीके से इस पृथ्वी के साथ में टिका हुआ है, इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण, यानी
दुनिया का या पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे इस ब्रह्मांड का कोई भी यदि ग्रह उपग्रह जो भी होता है वो सभी अपने आप में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, एक आकर्षण बल लगाता है। और पृथ्वी भी अपना एक आकर्षण बल लगा रही है, जिस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को ये अपनी ओर एक खींचने का काम करती है। यानी वो वायु के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं या कोई और भी छोटा मोटा उसका कण हो सकता है, तो इन्हें अपनी ओर खींचती है। और वायु गैसों के छोटे छोटे जो अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ में टिकाए हुए रखती है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है कि ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल पृथ्वी के साथ में किस तरीके से टिका हुआ है। तो आपका ये मेंस इसका ये आंसर रहेगा कि पृथ्वी के अंदर जो है, या पृथ्वी जो है वो अपना एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ये किसी भी जो पिंड है, वो पिंड जैसे मान लीजिए पृथ्वी एक पिंड है, ये पृथ्वी के द्वारा बाकी वाले पार्टिकल्स पर एक आकर्षण बल है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। और उस आकर्षण बल की वजह से क्या करता है कि पृथ्वी जो है वो बाकी वाले पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच के रखता है। और इसी वजह से ही ये जो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसको एक बांधे हुए रखने का काम करेगी गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो वायुमंडल है वो पृथ्वी अपनी ओर खींच के रखता है। तो इसका मेन मुद्दा यही है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही अपने वायुमंडल को खींच के रखता है। चलिए अपन आगे चलते हैं कि वायुमंडल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से बना हुआ है, इसकी बात अपन लोग करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सामान्य रूप से जब देखें तो वायु कई प्रकार की गैसों से, अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है। तो वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, परंतु उसमें 99% जो भाग है वो दो प्रमुख गैसों का है। बाकी सारी गैसेस भी है, लेकिन बहुत बड़ा जो भाग रखता है वो दो गैसेज रखती है। इनमें से एक तो है आपका 78% यानी कि नाइट्रोजन, जो सबसे ज्यादा भाग रखने वाली गैसेज है नाइट्रोजन। तथा दूसरी जो गैस है वो है आपकी ऑक्सीजन, जो कि आपकी 21% हिस्सा रखती है। यानी कि नाइट्रोजन को अब मोटे मोटे तौर पे कहेंगे तो 78% है, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी 21% है। बाकी सारी जो गैसेज हैं वो मात्र 1% के अंदर है, जिसमें आपकी आर्गन होगी, और जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जिसमें आपका हाइड्रोजन हो गया, जिसमें आपका हीलियम हो गया, आपका ओजोन हो गया, इत्यादि जो गैसेज हैं वो इसके अंदर शामिल है। जिस तरीके से आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ जो आपको ग्रीन कलर का जो ये हिस्सा दिखाया गया है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन का हिस्सा अपने वायुमंडल के अंदर है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद के अंदर आपको इस वाले पाई चार्ट के अंदर दिखाया गया है कि दूसरा सबसे कम हिस्सा आपका किसका रहता है, ऑक्सीजन का रहता है। बाकी अन्य जो गैसेज आपको दिखाई गई है वो मात्र 1% के अंदर है, और इस 1% के अंदर आपका आर्गन शामिल है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, आपका हाइड्रोजन शामिल है, आपका हीलियम, ओजोन, ये सारे के सारे शामिल है। आप जानते हैं कि हम सब जिस ऑक्सीजन का यूज अपनी प्राणदायिनी गैस के रूप में करते हैं, इस ऑक्सीजन के बिना आप सांस नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से यदि हम देखें कि पेड़ पौधों के लिए जो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए भी उन सभी पेड़ पौधों को किस गैस की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और उनके विकास के लिए जो है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से बच्चों आप जानते हैं कि अपनी बॉडी के लिए जो मसल्स बनती है, जो मांसपेशियां बनती है, उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। यानी प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि उस प्रोटीन का भी एक हिस्सा है नाइट्रोजन, और वो उस नाइट्रोजन के द्वारा ही जो है वो प्रोटीन बनता है। जिस तरीके से आपको कहे कि आप दालें खाएं, आप जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं, इसका मतलब इसमें मुख्य रूप से आपकी नाइट्रोजन है। और जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, बॉडी को बनाने का काम करता है, बॉडी बिल्डअप होती है। और पौधों के लिए भी इस तरीके से जो अपने उस पौधों की बॉडी बनती है, उसमें नाइट्रोजन जो है वो हेल्प करता है। तो ये नाइट्रोजन बड़ा महत्वपूर्ण है, और यही नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर देखा जाए तो 78% जो हिस्सा रखती है। उसके बाद में आपकी प्राणदायिनी गैस यानी कि ऑक्सीजन, जो कि आपकी 21% जो हिस्सा रखती है।
अब जरा इसको देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या क्या लाभ है? तो लाभ मैंने बताया कि जिस तरीके से अपना प्रोटीन का भी एक हिस्सा नाइट्रोजन है, पेड़ पौधों को अपनी बनावट बनाने के लिए, अपनी सुडोल बनने के लिए भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है। अब वो नाइट्रोजन हो सकता है कि जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के कुछ यौगिक बनकर और उसको जड़ों के माध्यम से जो है वो पौधों में लिया जाता है। तो वो हो सकता है उसकी अलग अलग साइकिल के थ्रू हो, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए अपनी बॉडी को बनाने के लिए जो है वो नाइट्रोजन सहायक है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिसे पौधे वातावरण से सीधे तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अभी मैंने कहा, बल्कि ये मिट्टी और पौधों में पाए जाने वाले जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें आप राइजोबियम का नाम सुन सकते हैं, जिसमें आप राइजोबियम का नाम जो है वो आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया के थ्रू उसके कुछ जो है वो यौगिक बनता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करके, और उनके थ्रू जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जड़ों के माध्यम से और प्लांट्स के प्रत्येक भाग के अंदर नाइट्रोजन पहुंचता है। दूसरे, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा यदि आग लगने की संभावना को भी कम करती है। यदि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ये आग लगने के अंदर भी जो अपनी प्रोबेबिलिटी होगी उसको भी कम करता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आग बुझाने के लिए, हम यहाँ बात करेंगे कि आग जो होती है, उस आग को बुझाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, और आग को जलाने के लिए ये भी आप नोट कर ले कि आग जो होती है, उस आग को जलाने के लिए आपकी ऑक्सीजन सहायक है, आग को बुझाने के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो भी थोड़ी भारी गैस है, जिसकी वजह से ये आग बुझाने में भी सहायक करती है। सोचो, अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती तब क्या होता? इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यदि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज मात्रा वायुमंडल के अंदर 78% है, तो ऑक्सीजन यदि उसकी जगह इतनी ज्यादा हो जाती तो क्या प्रभाव पड़ता? मैं कहता हूं कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती और नाइट्रोजन की मात्रा यदि कम होती, तो जो नाइट्रोजन से होने वाले जितने सारे बेनिफिट हैं वो पेड़ पौधों को नहीं होते, वो जीव जंतुओं को नहीं होते। और जहाँ जिस कभी भी जरूरत पड़ती है अपनी आग बुझाने की स्थिति में अंदर, या अपनी ऑक्सीजन की जो प्रकृति है, वो प्रकृति के बिल्कुल काफ़ी हद तक यदि देखा जाए उसके घनत्व वगैरह में, तो ये नाइट्रोजन जो है वो अलग अपनी जगह बनाता है। तो जो नाइट्रोजन के यूजेज हैं, जो नाइट्रोजन के उपयोग हैं, वो कभी ऑक्सीजन अपना स्थान नहीं ले सकती है। और जो ऑक्सीजन की अपनी जगह है, ऑक्सीजन जो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी रखता है, उस प्रॉपर्टीज की जगह अपना नाइट्रोजन स्थान नहीं ले सकता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बेनिफिट्स नाइट्रोजन को इतनी ज्यादा मात्रा में होने से पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को होते हैं, वो बेनिफिट्स ऑक्सीजन से नहीं हो पाते। तो ये बात ही अपनी कि किस तरीके से जो नाइट्रोजन और अपना ऑक्सीजन जो है इनके बेनिफिट्स होते हैं, ये भी हमने बात की। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि किस तरीके से जो अपना ये नाइट्रोजन, अपना ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज जो मात्रा है वो वायुमंडल में है, और किस तरीके से जो 1% जो गैसेज हैं वो भी अपना स्थान रखती है, उसमें भी बहुत सारी गैसेज आती है। इनके बारे में भी अपन आगे बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें आप देखेंगे थोड़े से बिंदु बाकी रह गए अपने, जरा ध्यान दे। ये जो 1% का जो हिस्सा जो अपना बना, इस 1% के अंदर आप देखेंगे इसमें आर्गन का जो हिस्सा है वो भी शामिल है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा भी शामिल है, इसमें आपका नियॉन भी है, इसमें आपका हीलियम भी है, इसमें आपका ओजोन भी है, और इसमें आपका हाइड्रोजन भी है। तो ये सारी जो गैसेज है वो बहुत कम मात्रा प्रतिशत रखती है, लेकिन अपना स्थान जरूर बनाती है। बाकी ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन आपका 78%। वायुमंडल में इन गैसों के अलावा भी जो अपनी जगह बनाती है उसमें आपका जलवाष्प है, और उसी के साथ साथ में आपके धूल के जो कण पार्टिकल्स जो है वो वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे जल जो होता है, जो पहले वेपर यानी कि वाष्प के रूप में होता है, और वो धीरे धीरे जब वो धूल के कण वाष्प को अपने पास में खींचने का काम करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं, तो वो वही भाप जो कि आपकी बूंदों का निर्माण कर लेती है, बादल
जिनसे बनते हैं, वर्षा उसी से होती है, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी मैं आपको बताऊं कि बारिश जो रेन हो रही होती है, उस रेन का मतलब ये सीधा है कि मान लीजिए ये एक वेपर के रूप के अंदर जो है वो अपनी वाष्प के रूप में पानी जो है वो उड़ रहा होता है। अभी हमने बात की कि जिस तरीके से इसमें जो धूल के कण होते हैं, और इन धूल के कण क्या करते हैं कि बाकी वाले जितने भी जो वाष्प उड़ रही होती है उस वाष्प को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और जिस तरीके से ये धूल के कण जो होंगे वो वाष्प को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस वाष्प को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि इसका जो वेट होगा, इसका जो भार होगा, एक तो उसका भार बढ़ जाएगा, दूसरा ये जो जिस तरीके से भाप के रूप में उड़ रहा था, अभी जो वो आपका है वो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फेज में आ जाएगा। और जैसे ही इस लिक्विड फेज में आएगा और इसका वेट बढ़ जाएगा, तो आपको पता है कि जो पृथ्वी होती है वो अपनी ओर से एक ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो लगाती है। और जब किसी बूंदों के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बूंदे जो होती है वो अपनी धरती पर बरसने का काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बारिश हो रही होती है। तो आपको देखा कि जिस तरीके से धूल के कण जो होते हैं वो जल वाष्प को अपनी ओर अट्रैक्ट करके बूंदे बनाती है, और इस बूंदों के ऊपर आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जिससे बारिश हो रही होती है। तो हमने कहा कि ये बादल, वर्षा, कोहरा, ये सारे जो काम है वो धूल के कण और जल वाष्प का काम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने इस एटमॉस्फेयर के अंदर ये धूल के कण भी और ये जो जल वाष्प जो है वो गैसों के साथ साथ में इनकी भी जो है वो महती भूमिका होती है। चलिए आगे चलते हैं अपन। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया चीजें आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से अपना ये वायुमंडल जो है वो किस तरीके से अपनी जगह बनाती है। उससे पहले जरा कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों को सोच के और इसका आंसर बताने हैं, और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अपनी नोटबुक में आराम से बैठ के सोच के और इनके आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, किस मौसम के अंदर वायु में धूल के कण अधिक होते हैं और क्यों अधिक होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब मान लीजिए अपन राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान में तो क्या भारत भर के अंदर जो ये गर्मियों का जो मौसम होता है इसके अंदर जो धूल कण जो है वो आसमान में बहुत ज्यादा उड़ रही होती है। और विशेष तौर से बात करें कि हम जब अपने रेगिस्तान की डेजर्ट की बात करेंगे तो जितनी तेज गति से हवाएं चलेगी उतने ही जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं वो वायुमंडल के अंदर उड़ते रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो आपके होंगे वो इस गर्मियों के मौसम के अंदर जो है वो वायु में धूल के कण अधिक उड़ते रहेंगे। और उड़ने का कारण मैंने आपको बता दिया कि जितनी ज्यादा विंड जो होगी वो जितनी स्पीड से चलेगी धूल के कण अपने साथ में उड़ा लेती है। चलिए खैर, इसका आंसर मैंने बता ही दिया आपको। बाकी दो क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि जल वाष्प की मात्रा यदि वायु में किस मौसम में सबसे अधिक होती है। आपको ध्यान रखना है, जल वाष्प का मीन्स ये होता है कि ये जो अपने चारों ओर की जो वायु है, इस वायु के अंदर कितनी नमी है, इसके अंदर कितना पानी है, उस पानी की मात्रा को ही हम बोलते हैं जल वाष्प। यानी कि अपन अपने आसपास में जो फिल कर रहे होते हैं, मान लीजिए अभी जो टाइम है वो गर्मियों का समय है, और इस गर्मियों के समय के अंदर अपने आसपास की जब अपन वायु को देखते हैं तो ये वायु बड़ी सूखी वायु है, मतलब ये शरीर को चुभने वाली वायु है, यानी कि बहुत गर्म वायु, क्योंकि इसके अंदर जल वाष्प नहीं है। लेकिन अपन एक ऐसे मौसम की बात करेंगे जिस मौसम के अंदर या तो बारिश आने वाली होती है या बारिश हो रखी होती है। उस टाइम के अंदर क्या होगा, जो वायु चल रही होती है उस वायु के साथ में नमी की मात्रा यानी उसके अंदर पानी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अपने को पूरा चिपचिपा सा फील होता है। ये जो स्थिति होती है जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता, या उसको बोलते हैं अपन ह्यूमिडिटी। और वो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ स्थितियों के अंदर यदि उसका संघनन ज्यादा होना यदि अपने वायुमंडल में शुरू हो जाए तो जल्दी से बारिश भी हो जाती है। तो ये बात कही है दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर कि जल वाष्प की मात्रा वायु में किस किस मौसम में सबसे अधिक होती है और कारण क्या होने का वो मैंने आपको बता दिया। और आगे अभी ये कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा भी ये सारी चीजें कि किस तरीके से जो है वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्या कारण होते हैं, ये सारी बातें भी अपन करने वाले हैं। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता? हम लोगों ने अभी बात की कि वायुमंडल के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन किस तरीके से एक प्राणदायिनी गैस के रूप में काम करती है। यदि ऑक्सीजन नहीं होती तो इस धरती पर ये सारा जीवन संभव नहीं हो पाता। ये सारे जो सिस्टम अपन देख रहे हैं
पेड़ पौधों का, मानव का, इत्यादि सारे ऑर्गेनिज्म का, ये सारे खेल अपने को दिखाई नहीं देता। ये रंग बिरंगी दुनिया अपने को दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये रंग बिरंगी दुनिया मानव, सारे ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे जीव से लगाकर ये सभी का एक जो कॉम्बिनेशन होता है, तभी जाके ये अपनी दुनिया जो इतनी सुंदर सी अपने को दिखाई देती है। ये वाली बात थी। अभी मैं आपको लेके चलता हूं, आप जरा ध्यान देंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और उसके अंदर आपको देखना है कि किस तरीके से ये जो जल वाष्प आपकी होती है, ये सारा सिस्टम काम करता है और ये जल वाष्प किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है। आप देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मान लीजिए ये आपका समुद्र सा है, आप इसको कोई भी समुद्र मान लो, भले आप इसको अरेबियन सी मान ले या आप कोई और इसको मान ले। यहाँ पर आपका सूरज है, जो सूरज आपका चमक रहा होता है, और आपको पता है कि इस सूरज के चमकने से जो इसकी किरणें जो निकलती हैं, ये प्रकाश किरण है। और ये जो प्रकाश की किरण जब धरातल पर गिरती है तो सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा ताप होता है, ऊष्मा होती है, और उसी ऊष्मा को, जिसको अपन सूर्य ताप बोलते हैं, ये सूर्य ताप क्या होता है, जब अपनी पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी के साथ साथ में जब समुद्र में गिरता है, तो अपने साथ में